लास्ट टॉपिक क्या किया था? F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। m1 क्या था? पहली बॉडी, m2 था मास ऑफ सेकंड बॉडी, r था दोनों के बीच की डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं हम? सेंटर टू सेंटर। ध्यान रखना ये डिस्टेंस कैसे मेज़र की जाती है? सेंटर टू सेंटर। अब मान लेते हैं एक कंडीशन, लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, दोनों बॉडीज़ का मास क्या ले लिया? यूनिट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी ले लेते हैं यूनिट। इस केस में वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पे, F विल बिकम g1 इंटू 1 ओवर 1 का स्क्वायर, और हमें क्या मिल गया? F इक्वल टू जी। यहाँ से डिफाइन करते हैं हम किसको? g को। g क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। देयरफॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यहाँ से बनती है इसकी डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके न्यूमेरिकली इक्वल आ रहा है? देखो ये फोर्स के है ना, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं रिपल्शन या नहीं लिख सकते? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है ऑलवेज, है ना, रिपल्शन तो होता नहीं है, तो हम हमेशा लिखेंगे अट्रैक्शन, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, और उन बॉडीज़ का मास कैसा होना चाहिए? कैसा लिया है हमने दोनों का मास? यूनिट ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। तो इस तरह से अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है किस किस चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड करता है? G डिपेंड्स ऑन नंबर 1, आपके सामने है फॉर्मूला। G किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मासीज के ऊपर, मासीज ऑफ बॉडीज। सेकंड, दोनों के बीच की डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता? G डज नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी, ध्यान से समझ लेना। G डज नॉट डिपेंड ऑन, नॉट डिपेंड ऑन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता? नंबर 1, नेचर ऑफ मासीज। मासीज का नेचर क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है कि मास था कितना। नंबर 2, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। इन विच टू मासीज आर प्लेस्ड। दो मासीज को पानी में रखो, हवा में रखो, अल्कोहल में रखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू थी वही रहती है। क्लियर है? तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मासीज पे और डिस्टेंस दो बॉडीज़ के बीच की। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? नेचर ऑफ मासीज और नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की यूनिट क्या होती है? ये हो गया नोट डाउन। यूनिट ऑफ जी, SI यूनिट। इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। देखो जी को एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ, तो जी की वैल्यू आ जाएगी F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय M1 इंटू M2। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर, मास की यूनिट kg
इस मास की यूनिट भी, तो यूनिट बन गई जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? वैल्यू ऑफ जी जो आपको ध्यान रखनी है कितनी होती है, ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, यहीं से निकाल लेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2, डिस्टेंस का L का आ जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, मासेस हैं दो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब m का स्क्वायर। सॉल्व करके लिख लो कंप्लीट कितना बना, m की पावर 1, नीचे से आएगा -2 ऊपर, बनेगा m की पावर -1, l की पावर 1, l की पावर 2, l की पावर 3, t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक की पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड other bodies is called gravity। अभी आएंगे इस पे भी हम, क्या होती है की पॉइंट है छोटा सा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और अदर बॉडीज के बीच में जो भी लगती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। Gravity is the special case of gravitation। अब यहाँ से क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 point masses affected when they are dipped in water, keeping distance between them the same। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 point masses affected when they are dipped in water keeping distance between them the same। बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, विद रीजन। दो मासीज को ये बोल रहा है, किसमें डिप किया, पानी में डिप कर दिया, उनके बीच की डिस्टेंस सेम रखी, बोलो फोर्स बढ़ेगी कम होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मासीज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, अभी हवा में है ये, है ना। अब इनको पानी में रख दिया, डिस्टेंस सेम रखी, ये m1 है ये m2 है, बोलो दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी कम होगी सेम रहेगी? सेम रहेगी। रीजन, जब उसको पानी में रखो चाहिए तो चेंज नहीं होता। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम लिखवाया अभी, तो क्या आंसर आएगा इसका? अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन
masses and distance between them, it does not depend on medium. क्या यहाँ पे मासेस चेंज हुए? वही मासेस है। क्या दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज की? बोल रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रखिए। अगर सेम है तो फोर्स भी क्या रहेगी? देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिमेन सेम। हो गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। बहुत आसान होती है लिखनी, सीख लेना इसको कैसे लिखी जाती है वेक्टर फॉर्म। ये आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म सब में हेल्प करेगी, वहाँ भी सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। कंसिडर टू मासेस of mass m1 and m2 placed at a certain distance r, दोनों के बीच की डिस्टेंस r। हमें पता है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी इसको खींचेगी और ये इसको खींचेगी। मान लेते हैं F12 एक फोर्स है जो किसके ऊपर लग रही है? M1 के ऊपर। किसकी वजह से? M2 की वजह से। M2 खींच रहा है इसको इतनी फोर्स से। और ये मान लेते हैं F21 फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1। एक यूनिट वेक्टर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ R12 और एक यूनिट वेक्टर यहाँ दिखा दिया R21। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ओनली डायरेक्शन बताना। मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? 1। सिर्फ डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है? F12 की। देखो R12 का एरो किस तरफ को है? F12 की तरफ, जिस डायरेक्शन में F12 है। तो अगर F12 की डायरेक्शन बतानी होगी तो मैं किसका नाम ले लूँगा? R12। पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में है। इसकी डायरेक्शन बतानी होगी तो R2। क्लियर है? पहले कंसिडर टू मासेस having mass m1 and m2 separated by distance r, let F12 वेक्टर लगाया, इसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। F12 is force experienced by mass m1 due to mass m2 and its value is given by F12 is equal to लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करो। क्या बोलता है? G m1 m2 ओवर जितनी दोनों के बीच की सेपरेशन है, तो क्या बनेगा? G m1 m2 ओवर डिस्टेंस हमने भी r ही ली है, r का स्क्वायर। साथ में डायरेक्शन बतानी है। मैं यहाँ पे वेक्टर लगा रहा हूँ। जब जब वेक्टर लगेगा डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैंने बोला था इसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लिखेंगे? R12। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और कोई काम नहीं है इसका। R12 क्या बताएगा? F12 की डायरेक्शन। वो डायग्राम में दिखाया है हमने कहाँ को है। क्लियर है? तो अब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव है। आप सीधा बोलो R12 की डायरेक्शन में। क्लियर? लेट इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे हम। लेट F21 इज, देखो पढ़ते भी ऐसे ही है इसको। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू 1। F21 is force on mass m2
ड्यू टू मास m1 एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज F21 वेक्टर कितनी होगी, G m1 m2 ओवर r का स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर R21, इक्वेशन नंबर 2। सिंस R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21, क्यों लिखा दोनों को मैंने इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, कितना होता है 1, दोनों की वैल्यू इक्वल, सिर्फ देखो डिफरेंस किस चीज़ का है, R12 यहाँ को है, R21 एक के साथ माइनस लगा दो, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। R12 की जगह हम क्या लिख देंगे अब, माइनस R21 लिखो इसमें, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम F12 इज इक्वल टू, माइनस आगे लिख दूँ, माइनस G m1 m2 ओवर R का स्क्वायर, R12 की जगह R21, और इतनी वैल्यू, ये देखो किस चीज़ के इक्वल है, ये किसकी वैल्यू है, F21 है, F21 की, तो यहाँ से F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम F21, कुछ न्यूटन्स लॉ भी प्रूव हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है कुछ ऐसा ही, टू फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, है ना, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस are equal in magnitude but opposite in direction। तो ध्यान रखना है, दो मासेस के बीच में इक्वल फोर्स लगेगी, सिर्फ क्या फ़र्क होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर है। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका, ये चीज़ हमें कहाँ से पता नहीं चल रही थी, जब हमने सिंपल फार्मूला लिखा था F का कि G m1 m2 ओवर R स्क्वायर, क्या वहाँ से पता चला कि इक्वल होती है फोर्स, नहीं पता चला। तो पूछा जाएगा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज द सिग्निफिकेंस, ये है इसका सिग्निफिकेंस, क्लियर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म टेल्स अस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस विल बी इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ध्यान रखनी होती है आपको, इसमें कोई डाउट कुछ नहीं था, सिर्फ ये एडिशनल चीज़ें आई हैं यहाँ पे दो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कुछ तो आप जानते भी होंगे, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हैं, एक रिवीजन हो जाएगा जल्दी जल्दी, जितनी 2 4 5 जितनी पता है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1, नेचर कैसा होता है इसका, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, इट इज ऑलवेज नंबर 2, it obeys inverse square law, number 3, it is conservative force, weakest force in nature, it forms
रिएक्शन पेयर, क्या मतलब है इसका? रिएक्शन पेयर बनाती है। फोर्स बिटवीन टू मासेस विल बी इक्वल बट अपोजिट। इसका मतलब होता है रिएक्शन पेयर बन रहा है बट अपोजिट इन नेचर, जो भी अभी पढ़ा हमने वेक्टर फॉर्म में। और क्या बोल सकते हैं? इट बिकम्स, या ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नेग्लिजिबल फॉर लाइट बॉडीज एंड is accountable for heavier bodies। रह गया नंबर 7, it is long range force। बहुत दूर तक इसकी क्षमता होती है, काफ़ी दूर तक एक्ट करती है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो जो हम लिखते हैं ना, क्या जी की वैल्यू कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कैसे आई वो इस डेरिवेशन से चलेगा, आपको पता कैसे आती है ये वैल्यू। क्लियर है? तो ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स का काम क्या होता है किसी बॉडी में? मतलब वो तो इसका नेचर है कि अट्रैक्टिव है, लेकिन एक फोर्स का क्या काम होता है? किसी को मोशन में लाना, वेलोसिटी को चेंज कर देना, या किसी बॉडी में एक्सेलरेशन ले आना। वेलोसिटी का चेंज मतलब एक्सेलरेशन। फोर्स का काम होता है किसी बॉडी में एक्सेलरेशन ले आना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, किसकी वजह से आएगी एक्सेलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। is called acceleration due to gravity, denoted by small g। समझ आया क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आ जाएगी, उसी एक्सेलरेशन को क्या नाम दे दिया जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन, कंसीडर अर्थ, कैसी शेप है अर्थ की? पक्की बात है। कंसीडर अर्थ एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, ये अर्थ का सेंटर। अर्थ के सरफेस के ऊपर कंसीडर कर लेते हैं कोई एक और बॉडी हैविंग मास स्मॉल m, और अर्थ का मास हमने ले लिया कैपिटल M, है ना। तो कंसीडर अर्थ एज अ स्फीयर ऑफ, पूरी गोलाकार भी नहीं है ना, अर्थ पूरी स्फीयर भी नहीं है, माना जाता है कैलकुलेशन के लिए, है ना। बिल्कुल गोल नहीं है अर्थ, कुछ चपटी टाइप है ना। पर कंसीडरेशन अपनी कैलकुलेशन के लिए हम मान के चलते हैं इसको स्फीयर, इसीलिए लिखा कंसीडर अर्थ हैज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग मास कैपिटल M। इसका इम्पैक्ट अभी पढ़ेंगे, इसके शेप की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है ग्रेविटी के ऊपर, बहुत बढ़िया चीज़ है। हैविंग मास कैपिटल M, लेट
another mass m1 is at the surface of अर्थ। कहाँ रखा है मास m? अर्थ के सरफेस के ऊपर। देखो अर्थ के मास के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा मास है ना, हमारे लिए कैसा मास हो गया है? पॉइंट मास। तो अगर पूछा जाए अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस बताओ, इसके सेंटर की डिस्टेंस बताओ, कितनी लेंगे? अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ सोचो कितनी बड़ी चीज़ है ना, कितना बड़ा प्लेनेट है, उसके कंपैरिजन में ये चौक ये रखा है अर्थ के सरफेस के ऊपर। अब मैं पूछूं अर्थ के सेंटर से इस चौक के सेंटर तक की डिस्टेंस बताओ, यही रहेगी, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है ना, बहुत बड़ी है ये। तो क्या लिख सकते हैं? सिंस साइज ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू size of object, therefore distance of object from center of earth, ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती हैं, is taken as r। नहीं तो ये नहीं लिखोगे ना, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर देगा, बेटा इसका सेंटर तो वहीं यहाँ होगा, तो आपने आर ही डिस्टेंस क्यों ली, इसको प्लस क्यों नहीं किया आगे? हम क्या लेते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, दो मासीज के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछेगा, फिर ये प्लस क्यों नहीं किया आपने? इसलिए हमने पहले लिख दिया कि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसके कंपेरिजन में बहुत पॉइंट साइज है, हमारे लिए बिल्कुल पॉइंट की तरह है। ये पॉइंट है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? जो ये है आर, इसीलिए लिखा ही है। बोलोगे क्यों लिख रहे हैं फालतू में, है ना, कारण होता है इनको लिखने का। कितनी फोर्स लगेगी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास m, अर्थ खींचेगी इसको अपनी तरफ, खींचेगी कितनी फोर्स से, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? दैट फोर्स विल बी इक्वल टू जी m1 m2, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल R का स्क्वायर। इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में क्या आ जाएगी? अभी पढ़ाया, फोर्स की वजह से बॉडी में क्या आ जाती है? एक्सेलरेशन। ड्यू टू दिस फोर्स, ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन, ड्यू टू दिस फोर्स बॉडी विल गेन एक्सेलरेशन। और कितनी एक्सेलरेशन आ जाएगी वो भी हमें पता है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ वी नो F इक्वल होता है m इंटू एक्सेलरेशन, होता है m इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी। यहाँ से g की वैल्यू हमें निकालनी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आ जाएगी F अपॉन m। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट वैल्यू ऑफ F इन दिस इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट वैल्यू ऑफ F, कैपिटल F की वैल्यू यहाँ पुट करो, डिजायर्ड इक्वेशन थी वो आपको मिल जाएगी। G विल बिकम, फोर्स की वैल्यू है जी एम एम ओवर कैपिटल R का स्क्वायर इंटू स्मॉल m से m कैंसल, G विल बी इक्वल टू जी एम ओवर R का स्क्वायर। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जी? ओनली कैपिटल G के ऊपर। ये कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ।
कैपिटल आर क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम ओ से मास। सीधा हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। तो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन, दो बॉडीज़ हैं, एक का मास 100 kg, एक का मास 50 kg, दोनों को रख दिया अर्थ के सरफेस के ऊपर। बोलो किसके ऊपर जी की वैल्यू ज़्यादा लगेगी? किसके लिए जी की वैल्यू ज़्यादा होगी? 100 के लिए, 50 के लिए? दो मासीज हैं, एक का मास 100 kg, दूसरे का मास 50 kg, दोनों को रख दिया अर्थ के सरफेस के ऊपर। जी की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी? इस स्मॉल जी की वैल्यू 100 के लिए, 50 के लिए? शाबाश बेटा, सेम रहेगी। जी ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। क्या ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है? क्या समझते हो तुम लोग? सामने लाइन लिख के भी गलत आंसर करोगे, कुछ भी बोलोगे। ये पढ़ा नहीं क्या जो लिखा? ये लाइन इसीलिए लिखवाता हूँ बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये आपके कम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जब ये चीज़ें अब यहाँ तक कंप्लीट था, डेरिवेशन छोड़ देता मैं भी, क्या दिक्कत है? आगे कर लो, पेपर में इतने तक ही लिखना होता है आपको, इसलिए बताता हूँ एक्स्ट्रा कि कुछ काम आ जाएगा। लग गया पता? जितना मर्जी बड़ा मास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? देखो मास के ऊपर, और इस रेडियस क्या इसके ऊपर कर रही है डिपेंड? तो लिख लो ये लाइन भी, जब नहीं क्लियर है तो लिख लेना होता है। अब ये भी एक और कंक्लूजन, क्या? वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओनली मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, दो चीज़ों के ऊपर। देखो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, हमने बोला वैल्यू ऑफ जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? ओनली मास ऑफ अर्थ, या हम जिस भी प्लेनेट की बात करेंगे, अगर मैं मून पे हूँ तो किसके मास की बात करेंगे? मून की। सन के ऊपर हैं तो किसके मास की बात करेंगे? सन। किसकी रेडियस की बात करेंगे? जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं। अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा अर्थ। सन का मास और अर्थ का मास क्या सेम है? नहीं है सेम। सन अर्थ से बहुत बड़ा है, उसका मास भी बहुत ज़्यादा है। क्या दोनों की रेडियस भी इक्वल होगी? क्या दोनों का साइज इक्वल है? सन और अर्थ डिफरेंट है। सेम अगर बात करें मून की, क्या मून और अर्थ का मास सेम है? नहीं। मून और अर्थ की रेडियस सेम है। तो अर्थ के लिए जो वैल्यू आती है जी की, क्या सन के लिए भी वही रहेगी? नहीं। क्यों? वहाँ मास अलग हो गया, क्या अलग हो गया? रेडियस अलग हो गई। तो हर एक प्लैनेट जितने भी हैं सबके लिए स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अगर मून पे जाके कोई जंप मारता है, यहाँ पे अगर मैं 5 मीटर जंप ले पा रहा हूँ तो मून के ऊपर मैं 30 मीटर जंप ले लूँगा, उतनी फोर्स से जितनी फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, 6 गुना। कल बताऊँगा इसका फॉर्मूला भी कैसे निकलता है। ये रीज़न क्या था? वहाँ जी की वैल्यू अलग है, यहाँ जी की वैल्यू कुछ और है, वहाँ अलग है। तो यहाँ अगर मैं 5 मीटर जंप कर पा रहा हूँ, वहाँ कितने मीटर जंप कर लूँगा? 30 मीटर विद सेम फोर्स, उतनी फोर्स लगा के। तो एक कंक्लूजन, सिंस मास ऑफ ईच प्लैनेट and their radius is different, therefore value of G for every planet is different। यही कारण है कि हर एक प्लेनेट पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी फॉर मून इज
1/6 टाइम्स वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। अगर इसी चीज़ को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, जी डैश मून, मून पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, अर्थ पे ग्रेविटी का 1/6। यहाँ से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है, कल डिस्कस करेंगे। किस चीज़ पे डिपेंड करेगी ओनली, मास, किसका मास, जिस प्लेनेट की बात करेंगे, रेडियस कौन से प्लेनेट की, जिस प्लेनेट की बात की जाएगी। हर एक प्लेनेट का अपना अपना मास, अपनी अपनी रेडियस, तो सब पे जी की वैल्यू डिफरेंट। एक एग्जांपल है हमारे पास, मून पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, अर्थ का 1/6। अगर अर्थ पे 9.8 है तो 9.8/6 उतनी होती है। सोचो कितनी कम ग्रेविटी लग रही है। यही कारण है कि वहाँ पे ज़्यादा जंप कर जाएंगे हम, नहीं खींचेगी वो इतनी जल्दी नीचे।